भारत का निर्यात कई बढ़ा है और यह एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने, आगे बढ़ाने की, और याद करना कि 2000 जिस भारत की विकास की दर जिस दुनिया के अंदर बढ़ रही है, 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2027 का एक टारगेट भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने, भारत के नागरिकों के सामने पहले ही कर दी है। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो, यह इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था का बाहरी ढांचा होता है, उसकी रीढ़ होती है, और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उस समय उन्होंने लागू की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना हाईवे के लिए लागू की थी। उस उपरांत अगले 10 वर्ष तक फिर ये योजना ठप सी पड़ गई। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान की हाईवे की स्पीड 11 किलोमीटर प्रतिदिन थी और आज ये उससे 3 गुने से अधिक, यानी लगभग 35 किलोमीटर प्रतिदिन है। 35 किलोमीटर हाईवे पर डे बनने की स्पीड आज नए भारत की है। आज हमारी 99% ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, यानी ग्रामीण हमारे गांव आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कनेक्टेड हो चुकी हैं और इस दौरान देश के अंदर 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी पिछले 11 वर्ष के अंदर हुई है। और इसी प्रकार से देश के अंदर हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी कार्य हुआ, जिसमें 3,600 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर और देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रारंभ हुई है, जो दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। इन 11 वर्षों में लगभग 15,000 किलोमीटर हाईवे का विस्तार हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आज भारत की जो प्रतिदिन स्पीड है, हाईवे की स्पीड है, जो आज हाईवे हमारे बन पा रहे हैं, ये 35 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आज बन रहे हैं, जबकि यह 14 तक मात्र 11 किलोमीटर पर डे की थी। मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन माध्यम मेट्रो, 2014 में देश के 5 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा था। उत्तर प्रदेश का एक भी सिटी उसमें नहीं था और देश के अंदर 23 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है। यूपी के सिटी ऐसी हैं जहां मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन आज के दिन पर हो रहा है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से एक तो नई ट्रेन नमो भारत एक्सप्रेस के रूप में, अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में और वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में आज हम सबको देखने को मिल रही है। एयर कनेक्टिविटी 1947 से लेकर के 2014 तक भारत के अंदर केवल 74 हाईवे बन पाए थे। 74 हाईवे बन पाए थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 160 हुई है। 160 एयरपोर्ट आज के दिन पर भारत के बन गए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर यह संख्या अगर 2017 में केवल
2 एयरपोर्ट पूरी तरह और 2 आंशिक रूप से सक्रिय थे, तो आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट पूरी तरह सक्रिय हैं और कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत शीघ्र जेवर में गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में सामने आ रहा है। अन्नदाता किसान देश के अंदर राजनीतिक एजेंडा हिस्सा 2014 में ही बन पाया था। सॉइल हेल्थ कार्ड हो, कृषि बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये वे एमएसपी की लागत का 1.5 गुना की गारंटी हो, ये सभी पिछले 11 वर्ष की वे उपलब्धियां हैं, जिसमें देश के अंदर 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की गारंटी, जिसके तहत अब तक 3,68,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खातों में सीधे गए। पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे इन अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों मुआवजा का मिला है। ये गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। और यही नहीं, देश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 93,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 112 सिंचाई की योजनाएं कंप्लीट हुई हैं, के माध्यम से देश के अंदर 48 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। पहली बार अन्नदाता किसानों के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सीड से सॉइल हेल्थ एंड इंश्योरेंस तक, इरिगेशन एमएसपी से मार्केट तक की एक व्यापक अप्रोच अन्नदाता किसानों को देखने को मिली है। और इसका परिणाम था कि अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। इनाम जैसे एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता के माध्यम से अन्नदाता किसानों को मार्केट में अच्छा दाम मिले, इसकी एक व्यवस्था हुई है। और इसके माध्यम से अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम, एफपीओज का गठन हो, मंडियों के नवीनीकरण की कार्रवाई हो, या गन्ना किसानों को समय से उनका गन्ना मूल्य का भुगतान। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलें बंद हो रही थी। बंद चीनी मिलों को औने पौने दाम पर जो कोऑपरेटिव की थी उनको बेचने की कार्रवाई इन सरकारें करती थी। 1996 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का जितना भुगतान 22 वर्षों में हुआ था, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए, उन गन्ना किसानों के लिए 71,000 करोड़ रुपए उससे अतिरिक्त भुगतान हुआ है। यानी अब तक 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान उन 46 लाख गन्ना किसानों को किया गया है, जो गन्ने की फसल के माध्यम से, अपनी कैश क्रॉप के माध्यम से, एकमात्र कैश क्रॉप के माध्यम से वे आमदनी कमाते थे, अपने जीवन में खुशहाली लाते थे। यह डबल इंजन सरकार की गारंटी है जो प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। पहली बार गरीब को शासन की योजना का लाभ का हिस्सा बन पाया है। अब चेहरा देख करके नहीं, योजनाएं किसी तुष्टीकरण का शिकार नहीं होती, बल्कि योजनाएं बिना भेदभाव के
समाज के प्रत्येक तबके को उसकी संतुष्टिकरण का आधार देने वाली होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 81 करोड़ लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रति 5 किलो राशन की सुविधा प्राप्त करते हैं तो प्रदेश में 15 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित है। हर घर नल की योजना, जल मिशन के माध्यम से देश के अंदर 15 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से 15 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 65 लाख परिवार इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 लाख परिवारों को देश के अंदर आवास की सुविधा मिली है तो उत्तर प्रदेश में यह संख्या 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिला है और उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से ग्रीन ईंधन एंड क्लीन ईंधन की सुविधा मिले, यह सपना साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से जिसमें देश के अंदर 10 करोड़ 33 लाख परिवारों को फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश के अंदर पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी कोई कार्यक्रम चला है। 68 लाख स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों को 50,000 करोड़ से ज्यादा का लोन उपलब्ध हुआ है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से भी देश में 59 लाख श्रमिक इससे लाभान्वित हुए हैं। अटल पेंशन योजना 7 करोड़ 65 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं और प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 56 करोड़ बैंक खाते खोले गए और इन बैंक खातों में 2,56,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उन गरीबों ने अपनी जमा भी की है। उन लोगों की जमा भी हुई है या गौर सरकार के द्वारा जो अनुदान भेजा गया है, जो सब्सिडी भेजी गई होगी डीबीटी के माध्यम से उन लोगों तक सीधे सीधे पहुंचने का काम हुआ है। और इन सभी योजनाओं की जो परिणति है वह है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उभर करके एक नया मध्यम वर्ग के रूप में उभरा है और भारत एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ है। महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले 11 वर्ष के अंदर जो कदम बढ़ाए गए, मैंने पहले में कहा था, एक व्यापक परिवर्तन हमें इस क्षेत्र में देखने को मिला है और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त उपस्थिति आज हम सबको देखने को मिली है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या मातृ वंदना का कार्यक्रम, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति का कार्यक्रम हो या फिर विधायिका में यानी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए किए जाने वाले प्रयास, ये सभी वे प्रयास हैं जो नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम हैं। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प और यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर देश के अंदर आगे बढ़ा है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता के माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं 90 लाख से अधिक समूह के माध्यम से आज इस के माध्यम से जुड़ करके कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से देश में 3 करोड़ 98 लाख गर्भवती और धात्री महिलाओं को
18,593 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में उठाए गए कदमों का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के अनुसार जो सेक्स रेशियो देश का था उसको भी बेहतर बनाने में काफी इसके माध्यम से उसमें काफी मदद उसके माध्यम से मदद मिली है। दुनिया जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड महामारी से पस्त था, तब भारत बेहतरीन कोविड प्रबंधन के साथ साथ अपने बेहतर भविष्य के लिए, विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रहा था। याद करिए, 3 दशक से लंबित थी ये योजना और 3 दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 में लागू किया। आज परिणाम है कि बेसिक एजुकेशन में पीएम श्री स्कूल के माध्यम से 14,500 से अधिक स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आच्छादित किया जा रहा है। देश के अंदर इस दौरान आईआईटी, आईआईएम ये बने हैं। 14 के बाद 8 नए आईआईटी, 7 नए आईआईएम का निर्माण हुआ। देश के अंदर पीएसयूज के माध्यम से जो रोजगार दिए गए, 8,60,000 से अधिक भर्तियां देश के अंदर हुई हैं और 490 से अधिक केंद्रीय यानी नए विश्वविद्यालयों का निर्माण भी देश के अंदर हुआ है। स्वस्थ भारत एक समर्थ भारत का आधार बनेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। और आज याद करिए, पिछली सरकारों में कांग्रेस ने एक एम्स बनाया था, सरदेव अटल जी ने 6 एम्स बनाए और मोदी जी के कालखंड में एम्स की संख्या हुई है 23। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में, दूसरा रायबरेली में। देश के अंदर 2004 केवल 380 मेडिकल कॉलेज थे। आज अकेले उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं और देश भर 2045 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में मेडिकल की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स 2014 तक केवल 51,348 सीट्स थी। आज ये संख्या बढ़कर के 1,08,000 हुई है और पीजी की सीट 2014 में 13,246 थी। आज ये संख्या बढ़कर के 74,000 इसके बाद नई जुड़ी हैं। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत के अंदर पहली बार देश के अंदर 9 करोड़ से अधिक, यानी देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं और जिसमें आज भी 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या भी देश के अंदर 1,73,000 से अधिक हुई है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती औषधि लोगों को प्राप्त हो, 16,000 से ऐसे जन औषधि केंद्र जिनके माध्यम से एक सामान्य नागरिक के 38,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है और ई संजीवनी के माध्यम से भी देश भर में 37 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन की सुविधा आम जनमानस को देने की कार्रवाई हुई है। यानी समर्थ भारत के लिए 65 वर्षों में स्वस्थ बनाने के लिए जो कार्यक्रम होने चाहिए थे उससे कई गुना पिछले 11 वर्ष के अंदर हम सबको देश के अंदर देखने को मिला है।
आस्था और अर्थव्यवस्था का बेहतर समन्वय हो सकता है। विरासत भी विकास का माध्यम बन सकती है। ये हम सब ने महाकुंभ के माध्यम से देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आपने उसको महसूस किया होगा। कैसे उसके माध्यम से हमने एक नए भारत का दर्शन किया। आस्था के माध्यम से आर्थिकी के 5 नए कॉरिडोर यूपी के अंदर बनते हुए दिखाई दिए और उनके माध्यम से उन क्षेत्रों में रोजगार और अर्थव्यवस्था को जो बल मिला है, आज हमें यह विरासत और आर्थिकी का बेहतर समन्वय हम सबको देखने को मिलता है। एक नई काशी के रूप में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आज काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद श्रद्धालु और पर्यटकों की आई भीड़ और उनकी अर्थव्यवस्था में आए युगांतरकारी परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम महाकुंभ की सफलता के रूप में हम सब देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ धाम काशी के साथ साथ आसपास के जनपदों की अर्थव्यवस्था भी एक नई गति दे रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान होना, अयोध्या को एक नई विकसित नगरी के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित होना और इसके माध्यम से रोजगार और अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलना। इसी प्रकार से विंध्यवासिनी धाम हो, नेमिष धाम हो, सुख तीर्थ हो, मथुरा वृंदावन, चित्रकूट या अन्य सभी पवित्र स्थलों के विकास के साथ साथ देश के अंदर महाकाल का महालोक हो, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जैसे पवित्र धाम के सुंदरीकरण और वहां पर बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की कार्रवाई हो, ये सभी हम सब ने देखे ही हैं और इन पर निरंतर कार्य हो रहा है। पहली बार आजाद भारत में कार्य हुआ है। सोमनाथ के मंदिर का नया स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का मूर्त रूप है। तो देश के अंदर पहली बार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर तट पर, नर्मदा जी के तट पर स्थापित होना, यह भारत की विरासत के प्रति सम्मान का। बाबा भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों की स्थापना का कार्य, उत्तर प्रदेश के अंदर संत रविदास जी की जन्मभूमि चीर गोवर्धन का विकास, या फिर भगवान राम को हम तक पहुंचा, हम सभी आम जनमानस की मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करने वाले महर्षि वाल्मीकि की पावन साधना स्थली लालापुर को के विकास का कार्य हो, ये सभी हम सबको आज वहां देखने को, ये सभी कार्य हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर अगर हम देखें तो चाहे वह प्रधानमंत्री संग्रहालय के माध्यम से देश के पूर्व सभी प्रधानमंत्रियों के देश के लिए जीवन और उनके योगदान की निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करने का कार्य हो, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्य इंडिया गेट के पास उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण के माध्यम से, या जलियांवाला बाग परिसर के पुनरुद्धार के कार्य हो, ये सभी इस बात का उल्लेख करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत को विकास के साथ जोड़ने का जो कार्य वह हम सबके सामने है। 15 नवंबर की तिथि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाए, इस उनके जनजातीय विरासत को हम संरक्षित करने का कार्य म्यूजियम के माध्यम से भी प्रस्तुत करें। लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती का कार्यक्रम पूरे भारत अखिल भारतीय स्तर
लोक माता की दूरदर्शिता के अनुरूप हम लोग आयोजित करें। ये कार्यक्रम जिस भव्यता के साथ हुए हैं, ये सभी आज उन कार्यक्रमों को जोड़ने के कार्यक्रम हैं ही, साथ साथ काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम, दो सभ्यता और दो संस्कृतियों को आपस में जोड़ करके राष्ट्रीय को एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। मित्रों, 11 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम, हमने इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ हम आज महसूस करते हैं कि 11 वर्ष का यह कार्यक्रम हम सबके लिए तकनीक से, मोदी जी का जो स्पष्ट कहना था कि जहां तकनीक है वहीं तरक्की है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने इसको महत्व दिया है। जहां भाजपा की सरकार है वहीं गरीब कल्याण भी है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, मोदी जी का स्पष्ट कहना है, चीजों को हमने वहां देखा है। शासन अब केवल हम शासन में बैठे इस आधार पर हम केवल अपना अधिकार जताएं नहीं, सेवा का माध्यम बनेगा। सरकार आम जनमानस के साथ सहभागी बनेगी और सुशासन अब संस्कृति के रूप में हमें देखने को मिल रही है। 11 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन काल को हमने इन रूपों में देखा है। 11 वर्ष का यह कार्यकाल सेवा को संकल्प के रूप में, सुशासन को संस्कृति के रूप में और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यही है भारत और यही है विश्व का नए भारत पर विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी जी का 11 वर्ष का यह कालखंड, यह कार्यकाल नए भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के स्वर्णिम कालखंड के रूप में प्रस्तुत करता है। इस स्वर्णिम कालखंड के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने 11 साल में कई ऐतिहासिक काम हुए और 11 साल की उपलब्धियों के बारे में गिनाया। केंद्र सरकार ने हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आए। साथ ही उन्होंने हर तबके की बात कही, बुनियादी सुविधाओं की बात कही, योजनाओं और योजनाओं की भी बात कही। केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। चूंकि धरातल पर दिखता है सेवा और सुशासन के स्वर्णिम 11 साल हुए हैं। तक आप उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में उन्होंने गिनाया, ना सिर्फ गिनाया बल्कि उन्होंने ये भी बताया हर वर्ग को ध्यान में रखा गया। 11 साल, ये 11 साल स्वर्णिम साल रहे हैं हर तबके लिए और हर को ध्यान में रखा गया है। और अब जरा रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का, उसके बाद आते हैं खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेगा विदेश से लौटे सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी बैठक। दुनिया भर में हुई बातचीत की जानकारी डेलीगेशन क्या। मोदी सरकार की 11 साल बेमिसाल भाजपा शासित राज्यों में जुलाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बातचीत। वहीं बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी मार्केटिंग हेड के याचिका पर सुनवाई होने आज कोर्ट में कहा गिरफ्तारी अवैध। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने सीएम सिद्धरमैया से कहने का ऐसा किया। तीसरी बार टला एक्सियोम 4 मिशन अब 11 जून को होगी लॉन्चिंग। खराब मौसम के कारण पोस्टपोन हुआ। आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम सिद्धरमैया। पार्टी आलाकमान को बेंगलुरु भगदड़ के बारे में देंगे जानकारी। और अस्पताल में माफी
स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे स्टूडियो में बैठकर माफी स्वीकार नहीं। सीएमओ ने कहा मंत्री उसी अस्पताल में वार्ड में आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में शुद्ध पेयजल के लिए लगाए गए वाटर एटीएम अब लोगों को राहत देने की बजाय खुद बदहाल हालत में नजर आ रहे हैं। जिला पंचायत, नगर निकाय और क्षेत्र पंचायत की ओर से वर्ष 2022-23 में कुल 113 वाटर एटीएम लगवाने के लिए करोड़ों खर्च किए गए थे। साथ ही इनका उद्देश्य था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो सीधा उलट नजर आए। ज्यादातर वाटर एटीएम कुछ ही दिनों तक चले और फिर रख रखाव के अभाव में बंद हो गए। ना तो कोई मेंटेनेंस की योजना बनाई गई और ना ही समय समय पर इनकी ठीक की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाटर एटीएम से कोई लाभ नहीं मिला है। आज भी उन्हें गंदा और अस्वच्छ पानी ही पीना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में मानकों की अनदेखी की गई और करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। जनता से किया गया शुद्ध जल का वादा अधूरा रह गया है। बुनियादी जरूरतों की अनदेखी ने सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब इस मामले में जिलाधिकारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जांच की बात कही और अब देखना होगा कि क्या वाकई कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी सिर्फ फाइलों तक ही सिमट कर रह जाएगा। जो लगा है तो अभी तक पानी नहीं देता है, इसी से हम लोग गंदा पानी पीते हैं नलका का। हाँ, काहे कब से लगा है? ये तभी 6-7-8 महीना हो गया। तब से पानी नहीं देता है? पानी नहीं देता है। ये पानी पीने वाला जो है यारो प्लांट कब लगा? ये लगा 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले लगा है। हाँ, ये कब से बंद पड़ा हुआ है? बंद पड़ा हुआ है लगभग 5-6 महीने से, साल 8 महीने से बंद है। तो ये बताइए इतनी भीषण गर्मी में जी पानी का तो पीते हैं? अब वही नल का सहयोग लेते हैं। कई जगह लगा है ये, जैसे लोगों की व्यवस्था को देखते हुए कई जगह लगा है, लेकिन चारू रूप से कोई चल नहीं पाता है। तो लोग आते हैं बाहर से तो लाखों रुपए इस पे खर्च किए गए, क्या उसका कोई मतलब नहीं रहा? अब तो मतलब अब क्या है, लेकिन ये है कि यहाँ आने वाले लोगों को दिक्कत होता है पानी। पूरे जिले में जो है पेयजल के लिए जो है आरओ वाटर एटीएम लगाया गया, बहुत से उस पर रुपया खर्च किया, लगभग करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन सब धूल फाक रहा है और उसकी कहीं कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही। अब ये तो आपके माध्यम से मुझे सिग्नल में हुआ है, जो वाटर एटीएम लगाए जाते हैं वो आम जनमानस के लिए, तो पहले आप पुराने ज़माने में देखेंगे प्याऊ होती थी, प्याऊ के बाद में आज मॉडर्न ज़माने में इसको वाटर एटीएम कहने लगे। उसका जो पर्पज़ है वो ये है कि आम जनमानस को पानी पीने की सुविधा मिले। यदि कहीं पे इस प्रकार की समस्या आ रही है, काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपने अगर आपके पास भी कोई सूची या कोई बात हो तो मुझे उपलब्ध करा दीजिएगा, नहीं तो मैं अपने जो टीम है उसको लगा के जाँच कराएंगे, जहाँ जहाँ इस तरह की समस्या आएगी उसको ठीक कराया जाएगा। थैंक यू। और वहीं रायबरेली में एनटीपीसी का सशक्तिकरण अभियान 15 ग्राम पंचायतों की 120 छात्राओं को मदद मिली है। 33 प्राथमिक विद्यालयों की छात्राओं के संगीण विकास का लक्ष्य रखा गया। 16 मई से 12 जून तक चल रहा विशेष प्रशिक्षण अभियान और कक्षा 5 पास छात्राओं के भविष्य को का संकल्प कंप्यूटर शिक्षा, इंग्लिश और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान है। छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना एनटीपीसी की पहली प्राथमिकता और प्रशिक्षण के दौरान निःशुल्क खाने और पढ़ाई की व्यवस्था एक छात्रा पर एनटीपीसी खर्च कर रहा है करीब 50,000 रुपए। मेडिकल चेकअप के बाद छात्राओं को प्रशिक्षण शुरू हुआ है। छात्राओं ने निःशुल्क प्रशिक्षण पाने पर खुशी जताई है। ऊंचाहार में स्थित एनटीपीसी परियोजना का विशेष योगदान भी देखा जा रहा है। तो एक छात्रा पर एनटीपीसी तकरीबन 50,000 रुपए खर्च करता है और मेडिकल चेकअप के बाद छात्राओं को प्रशिक्षण भी देना शुरू हो चुका है। तो ये प्रशिक्षण चूंकि जो दिया जा रहा है वो निःशुल्क प्रशिक्षण, जिससे छात्राओं के चेहरे भी खिले हैं
ऊंचाहार में एनटीपीसी परियोजना का विशेष देखा जा रहा अभियान चलाया जा रहा है। रायबरेली में एनटीपीसी का बालिका सशक्तिकरण अभियान। यह जो है इससे हम जेम के नाम से जानते हैं, जो गर्ल एम्पावरमेंट मिशन है, बालिका सशक्तिकरण अभियान। इसमें हम लोग अपने प्रोजेक्ट के आसपास के जो गांव हैं वहां से 120 बच्चों को चयन करते हैं और उन्हें आवास में रख करके, अपने यहाँ रख करके उनका प्रशिक्षण दिया जाता है, जो मूलतः उनकी जो रेगुलर पढ़ाई होती है वो होती है, प्लस उसके अलावा कुछ ऐसे कोर्स भी कराए जाते हैं जैसे कंप्यूटर, योगा और सेल्फ डिफेंस वगैरह के कोर्स भी इस पूरे 1 महीने के दौरान कराए जाते हैं। उन्हें हम 1 महीने के लिए अपने आवासीय प्रशिक्षण में रखते हैं। मैं यहाँ एनटीपीसी में हूँ। क्या मैं यहाँ पे जेम में आई हूँ। यहाँ पे कई सारी गतिविधियाँ जैसे कंप्यूटर सिखाया जाता है और आर्ट क्राफ्ट के माध्यम से हमें मैथ्स और जीके की नॉलेज भी दी जाती है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और वहीं प्रयागराज सहित 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज में तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सबसे गर्म जिलों में शामिल हुआ है और 11 जून तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। गर्म हवाओं और लू की थपेड़ों से राहत नहीं फिलहाल। विकराल गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। प्रशासन ने सतर्कता बरतने के साफ तौर पर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। जो तापमान है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और प्रयागराज की बात करें तो सबसे गर्म जिला देखा जा रहा है। वहीं हापुड़ से खबर है जहां पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना के 2 मरीज मिलने से हड़कंप भी देखा जा रहा है। दोनों मरीजों ने दिल्ली की यात्रा की थी और एक युवक युवती कोरोना की पुष्टि भी हुई है। तो हापुड़ से आपको खबर बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। दोनों मरीजों को घर पर आइसोलेट किया गया। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों से भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हापुड़ से फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं कि कोरोना का एक मरीज मिलने से हकम देखा जा रहा है। दस्त दे दी है कोरोना देखा जा रहा है हापुड़ में। वहीं हरदोई से भी खबर आ रही है जहां पर तेज रफ्तार डंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक डंपर चालक की मौत हो गई है और इसी के साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई की है। मृतक के परिजनों को पुलिस ने हादसे की जानकारी दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को हिरासत में लिया है। डंपर को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के कानपुर गांव के पास का ये पूरा मामला बताया है। हापुड़ से खबर जहां पर पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों के बीच ये मुठभेड़, पुलिस फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, दूसरा फरार बताया जा रहा है। फरार बदमाश की तलाश फिलहाल की जा रही है। बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा बरामद किया गया। पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। हरदोई से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आज जगपुरा चौराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में 2 सवार व्यक्ति दतेड़ी की तरफ से आ रहे थे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। दोनों के द्वारा गाड़ी न रोककर पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, एक भाग निकला
जिसकी दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार अपराधी से पूछने पर स्पष्ट हुआ कि इसका नाम कैफ उर्फ सन ऑफ गुलशेर निवासी वारसी अलीगढ़ का है, जिसके ऊपर आधा दर्जन करीब हत्या, लूट और हत्या के प्रयास और गैंगस्टर जैसे मुकदमे पंजीकृत हैं। और हापुड़ से खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रेमी के लिए घर की बहू बनी चोर। घर की बहू ने प्रेमी से मिलकर डाका डलवा दिया है। बहू ने अपने ही घर में दिन दहाड़े डाका डलवाया। 15 लाख की नकदी, सोने के जेवरात भी ले गया है प्रेमी। नेहा बोली, LIC एजेंट बनकर आए थे युवक ने नशीला पदार्थ सुंघाकर घर में चोरी की। बहू ने ससुर को झूठी कहानी बताई और कहानी बताकर लिखवाई चोरी की फर्जी रिपोर्ट। पुलिस ने CCTV फुटेज से किया पर्दाफाश और पुलिस ने आरोपी बहू और प्रेमी निगम को दबोच लिया है। आरोपियों से 15 लाख की नकदी, जेवरात भी बरामद कर लिया। नकदी वाली पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। और खबर झांसी से, जहां पर थाना नवाबाद और स्वाट टीम की संयुक्त चेकिंग के दौरान करगुआ भगवंतपुर के कच्चे रास्ते पर हुई पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश विपिन निवासी कंजड़ कॉलोनी उरई के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बाकी 2 कमल और दीपक को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी 8 जून 2025 को ई रिक्शा से टायर लेने जा रहे थे। अरविंद राजपूत की जेब से 40,000 रुपए और दस्तावेज चोरी कर फरार हो गए थे और इस मामले में थाना नवाबाद में केस दर्ज किया गया था। तभी से पुलिस बदमाशों की तलाश में थी और गिरफ्तार की पास से देखा जा रहा है कि अवैध असलहे, 3 खोखे, 3 जिंदा कारतूस, 36,250 नगद और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस अब बदमाशों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और यह है कार्रवाई नवाबाद पुलिस और स्वाट टीम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिणाम बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र नवाबाद में अरविंद नामक व्यक्ति टायर लेने हेतु अपने पॉकेट में 40,000 रुपए लेकर ऑटो से जा रहा था। इसी बीच में 3 अपराधी उसके ऑटो में बैठे और उसका पॉकेट काट करके पैसा, उसका आधार कार्ड आदि चुरा ले गए। इस संबंध में उसकी तहरीर पर थाना नवाबाद के उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए CCTV फुटेज देखे जा रहे थे। इसमें स्वाट टीम भी लगी हुई थी और फुटेज के माध्यम से अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया था। तब मुखबिरों को लगाया गया था इनके धरपकड़ हेतु। आज मुखबिर सूचना मिली थी थानाध्यक्ष नवाबाद स्वाट टीम प्रभारी को कि जो अपराधी ये घटना किए हैं वो आज करगुआ जी से भगवानपुरा रोड की तरफ जाने वाले हैं। इस पे थानाध्यक्ष नवाबाद स्वाट टीम के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। ये मोटरसाइकिल से ये जाते दिखाई दिए तो इनको रोकने का प्रयास किया गया। ये रुके नहीं बल्कि जंगल की तरफ मोड़ दिए। जब टीम के द्वारा इनकी घेराबंदी की गई तो इन्होंने जान मारने से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। और जौनपुर संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे जिला अधिकारी जौनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र जोशियागंज तहसील के सभागार में डीएम अपने मातहतों के साथ समस्याओं को निपटारे के लिए सुनवाई कर रहे थे और इसी दौरान एक बुजुर्ग डीएम के सामने पहुंचा और कहा, अब मुझे सिस्टम ने बीते 27 सालों से कागजों में मुर्दा बना दिया है। इस बात को सुनते ही डीएम साहब का परंपरा गर्म देखा जा रहा है कि टेम्परेचर गर्म हो गया और उसे ब्लॉक के बीडीओ सहित तमाम अधिकारियों को तुरंत मामले को निपटारे के लिए टीमों को लगा दिया। और जब बड़े अधिकारियों का आदेश होता है तो सिस्टम कैसे सालों का काम मिनटों में कर देता है, उसकी बानगी देखने को मिली। जौनपुर के सुई ठाकला ब्लॉक के अधिकारियों को जो इस मामले 5 घंटे के अंदर ही मामले को निपटाकर मौके से वीडियो और फोटो जब डीएम साहब को भेजा, तब जाकर सुई कातला के अधिकारियों और कर्मचारियों
राहत की सांस ली। पीड़ित महंत राम और उनके पिता गंगा राम, जो पिछले 27 सालों से कागजों में मुर्दा बताया जा रहा था, उसे गांव के परिवार रजिस्टर में जिंदा दर्शाया गया, जिसके बाद अब में खुशी का माहौल है और सभी सूबे की योगी सरकार और जिलाधिकारी जौनपुर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये मरे हुए व्यक्ति को जीवित कोई नहीं कर सकता है, कागजात में ये जिंदा व्यक्ति है। जैसा कि आवेदक का कहना है, श्री महंत राम पुत्र गंगा, निवासी ग्राम बेनीपुर और विकासखंड श्वेता कला, इन्होंने एक आवेदन दिया है कि उनके पिताजी को 3/12/98 से मृतक दर्ज कर दिया गया है परिवार रजिस्टर की नकल में, और वो है जीवित है। इसके लिए वो कई दिनों से भटक रहा है, कई सालों से भटक रहा है। तो आज तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में, तहसील दिवस में उन्होंने आवेदन दिया है। मैंने इस प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो, नायब तहसीलदार और SHO तीनों को निर्देशित किया है कि वो गांव में खुली बैठक करेंगे और समस्त अभिलेखों का परीक्षण करेंगे, और जो भी खुली बैठक के आधार पर निर्णय होगा कि यदि जीवित व्यक्ति को मृतक कर रखा है तो अभिलेखों में उसको नियमानुसार जीवित करते हुए जो भी कार्रवाई होगी उसको आगे बढ़ाएं। सर, मेरे पिताजी को मृतक दिखाया गया था 1998 में जी। मैं उसकी अर्जी लेके आया था, वही अर्जी देने के लिए उनको आया था। इससे पहले कई बार भी मतलब प्रार्थना पत्र दिया, समाधान दिवस में भी दिया, जिसकी कार्रवाई पूर्णतः नहीं की गई। लेकिन आज जून 9, 2025 को हमारी कार्रवाई लगती सफल दिखाई पड़ रही है। आज जिलाधिकारी ने आपको आश्वासन अच्छा लगा? जी हाँ, जिलाधिकारी साहब ने मुझे आश्वासन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके कार्य को भी देखते हुए मैं बहुत संपूर्ण से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। किस गांव का मामला था ये? ग्राम बेनीपुर सड़ाहरा। आपका क्या नाम है? महंत राम। आपके पिताजी का क्या नाम था? गंगा। और खबर कानपुर से, जहां पर कलयुग के दौर में इस इंसान अपने का ही दुश्मन बन बैठा है, वहीं बेजुबानों को समझने और उनका सहारा बनना हर कोई भूल चुका है। मगर कानपुर के अशोक नगर निवासी युवराज सिंह ने बेजुबानों और घर में रहने वाले पालतू कुत्ते के प्रति अपनी जिम्मेदारियां और भावनाओं को प्रकट करते हुए हर किसी के लिए एक मिसाल पेश की है। युवराज सिंह के घर में उनके पालतू कुत्ते गब्बर सिंह की मौत के बाद पहुंचा गया, तो वहीं युवराज सिंह ने भैरव घाट में अपने पालतू कुत्ते गब्बर सिंह का विधि और विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। युवराज सिंह ने बताया कि उनके पालतू कुत्ता गब्बर सिंह 21 मार्च 2015 में जन्मा था। 10 साल होने के दौरान दोपहर में अचानक गब्बर की तबीयत खराब हो जाने के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मालिक युवराज ने पूरे रीति रिवाज के साथ कुत्ते का अंतिम संस्कार किया। साथ ही उन्होंने बताया कि गब्बर सिंह और उनके घर एक सदस्य था। घर के सदस्य का जिस तरह से रख रखाव और दाह संस्कार इस तरह गब्बर सिंह का भी किया गया है। 10 साल से हमारे पास इसकी सेवा करते, अब अचानक जो है इसका अंतिम संस्कार करने के लिए कहाँ पे आए थे अंतिम संस्कार? भैरव घाट पे। अब लोग अपने जानवरों को इधर उधर डाल देते हैं, दूसरे अन्य जानवर उसको खाते हैं। उससे अच्छा हमने कहा इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो यही एक सदस्य की तरीके था। ये मलकान तो कहाँ रहते हैं आप? मलकान तो हमारे अभी आए थे, वो चले गए। युवराज जी क्या करते हैं? युवराज जी हैं कंपनी में है। अच्छा, कहाँ निवास कहाँ इनका? निवास इनका है अशोक नगर। काहे का काम है? लकड़ी का काम था पहले, अब क्या करना है हमको वही बताएंगे। और फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज मोहन ने मेडिट्रीना हार्ट सेंटर में करीब 70 से 80 सर्जरी कर डाली। कई मरीजों की मौत के बाद मामला सुर्खियों में आया और जिससे अस्पताल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोप है कि डॉक्टर पंकज ने कार्डियोलॉजिस्ट के नाम और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर न केवल नौकरी हासिल की, बल्कि गंभीर ऑपरेशन को अंजाम देकर मरीजों की जान खतरे में डाली। जांच में ये भी सामने आया कि उसकी नियुक्ति
बिना वेरिफिकेशन के ही की गई थी, जबकि हरियाणा सरकार और मेडिट्रीना हॉस्पिटल के अनुबंध में वेरिफिकेशन अनिवार्य बताया गया था। शिकायतकर्ता संजय गुप्ता ने पूरे मामले की साक्ष्य जुटाकर पुलिस और सिविल सर्जन को सौंपे, लेकिन कोई कार्रवाई ना होता देख उन्होंने डीसीपी एनआईटी से मिलकर शिकायत की। डीसीपी मकसूद अहमद ने मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया और फिलहाल पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है और दोषी पाए जाने पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला ये है कि यहाँ काफ़ी टाइम से शिकायतें मिल रही थी कि ये जो मेडिट्रीना हॉस्पिटल है अप्रशिक्षित लोगों को और स्टाफ को रखकर यहाँ लोगों का इलाज कर, पहले भी इसमें 2022 में इसने दिनेश कुमार बिष्ट इसका जो ओटी टेक्नीशियन था उससे ये इकोकार्डियोग्राफी कराते पकड़े गए थे और वो फर्जी डॉक्टरों की इकोकार्डियोग्राफी पे रिपोर्ट्स पे साइन करके उससे ये सारी सर्जरी आगे किया करते थे, जिस पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने रेड डाली थी और ये रंगे हाथों पकड़े गए थे। यही वाकया इन्होंने फिर से डॉक्टर की पेमेंट बचाने के लिए इन्होंने एक अनक्वालिफाइड आदमी को अपने यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर और उसकी फर्जी डिग्री बनवाकर, उसकी फर्जी स्टैम्प बनवाकर उससे यहाँ कम से कम 70-80 मरीजों का हृदय से संबंधित रोगों का इलाज करवा दिया। ये है कि हमें एक ये शिकायत है, ये संजय गुप्ता कंप्लेनेंट है जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है और उन्होंने एसडीएम नगर थाने में 3 नंबर चौकी है उसमें अंदर जिसमें बीके अस्पताल आता है वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट दी है। उसमें उन्होंने कुछ एलिगेशन हैं कि एक डॉक्टर है जो कि इसके पास में कोई डिग्री नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर है और वो पिछले काफ़ी समय से वहाँ पे जो हार्ट सेंटर चल रहा था वहाँ कार्यरत था और उसने उस दौरान काफ़ी मरीजों का इलाज किया है और जिसमें ऐसे एलिगेशन भी लगाए हैं कि उनमें कुछ लापरवाही भी हुई है और ऐसी बातें आई हैं। देखिए, पहले ये है कि जैसे हमें रिकॉर्ड मिला है उसके बाद में हम इसकी जल्दी से जल्दी जांच करवा रहे हैं और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है और हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ दिनों के अंदर इसमें बिल्कुल वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद में जो भी हालात आएंगे, तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पीपीपी मोड पे मेडिट्रीना की तरफ से हमारे बीके हॉस्पिटल में हार्ट केयर सेंटर चल रहा था। इस सेंटर में उन्होंने डॉक्टर्स को नियुक्त कर रखा था, उनकी जिम्मेवारी डॉक्टर्स को नियुक्त करने की मेडिट्रीना की थी और अभी जो है जब ये हमारे संज्ञान में मामला आया है, पुलिस ने कंप्लेंट दी है, तो हमने उसके ऊपर जो भी पेपर्स थे वो सारे सौंप दिए और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। और इसी बीच कानपुर से आ रही है खबर। कानपुर से बताते हैं 20,000 घूस लेते दरोगा गिरफ्तार किया गया है। कानपुर से एक खबर, 20,000 लेते दरोगा गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को गिरफ्तार किया है। घूस लेने का ये मामला है। नौबस्ता थाने में तैनात है दरोगा अभिनव चौधरी। रिश्वत लेने का मामला आया है सामने। पूर्व में भी विवादों में दरोगा अभिनव चौधरी रह चुके हैं। विवाद में एपी का नाम हटाने के लिए घूस मांगी थी। ये गंभीर आरोप लगे हैं दारोगा पर और नौबस्ता थाना क्षेत्र के श्रीराम चौक के पास गिरफ्तारी हुई। कानपुर से ये खबर, 20,000 रिश्वत लेते दारोगा गिरफ्तार किया गया है। वहीं एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है आरोपी दरोगा को। तो 20,000 की रिश्वत बताई जा रही है और इस पर एक्शन लिया है एंटी करप्शन टीम ने। नौबस्ता थाना में दरोगा अभिनव तैनात है और पहले भी विवादों में अभिनव चौधरी रह चुका है। विवाद में आरोपी का नाम हटाने को लेकर के रिश्वत मांगी थी। बड़ा और गंभीर आरोप है। 20,000 की रिश्वत, ये घूस मांगा गया। और ब्यूरो चीफ मधुर मोहन इसी खबर पर है। मधुर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक दारोगा पर गंभीर आरोप लगे हैं और रिश्वत लेते गिरफ्तारी भी की गई है। एंटी करप्शन टीम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। पूरा मामला जो है विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे नौबस्ता थाना में एक जो युवक है उसका संपत्ति से कुछ विवाद हुआ था, जिसके कारण जो पीड़ित तत्व उसने कहा मतलब मुकदमा लिखवाया था युवक के ऊपर। जब ये अभिनव चौधरी को उसकी जांच दी गई थी, अभिनव चौधरी बराबर उस युवक से 20,000 रुपए डिमांड कर रहे थे। तो वो बहुत हताश हो गया। इसने एंटी को इसकी शिकायत की कि दरोगा मुझसे 20,000 रुपए मांग रहा है, बेवजह मैं फंसाया गया हूँ। लेकिन जब एंटी टीम के साथ पहुंची तो दरोगा ने नौबस्ता स्थित एक श्रीराम चौक पड़ता है वहाँ पे युवक को बुलाया, उसे 20,000 रुपए लिया। एंटी टीम ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। जी बहुत शुक्रिया मधुर पूरी जानकारी देने के लिए। कानपुर से एक खबर, एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को गिरफ्तार किया है।
और 20,000 की देने का आरोप है। और गाजियाबाद से आ रही है खबर। गाजियाबाद से बता देते हैं, सूटकेस में मिला युवती का शव। गाजियाबाद से आपको एक बार बता रहे हैं, जहां पर नहर किनारे लावारिस सूटकेस में एक लाश मिली है। युवती की ये लाश बताई जा रही है, चेहरे पर चोट के निशान है। हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, जांच जारी है। आज दिनांक 10 जून को प्रातः कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना हुई कि बेहटा हाजीपुर से बंथला को जाने वाले नहर रोड के किनारे एक सूटकेस में डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच करके फील्ड यूनिट को बुलाया। फील्ड यूनिट द्वारा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके साक्ष्य एकत्र किए तथा उक्त सूटकेस को खोला गया। उक्त सूटकेस के अंदर लगभग 25 वर्ष की अज्ञात महिला, जो कि सिंदूर और बिछिया पहने है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो हिंदू है, अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस द्वारा उक्त शव का कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु डेड बॉडी भेजी गई है तथा उक्त अज्ञात महिला के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, क्या पता चल सका अभी तक कि ये युवती कौन है और कहां से आई थी? देखिए, अभी तक की बात करें तो अभी तक पुलिस लगातार जांच कर रही है। कहीं कुछ वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक इस जो सूटकेस है इसको लेकर जाते हुए नजर आए। हालांकि अब पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर महिला कहां से लाकर, क्योंकि महिला स्थानीय नहीं है। यहाँ पर अगर स्थानीय होती तो उसको लोग पहचान लेते, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जिससे लगता है कि जो महिला है उसको कहीं बाहर से, यानी कि दिल्ली के क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से सटा हुआ है, संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली से भी हो सकता है कि यहाँ पर महिला को लाकर डाला गया हो। हालांकि तो हत्या के कारणों की बात करें तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि महिला की जो मौत है वो किस तरह हुई है, हत्या हुई है या फिर किसी अन्य कारणों से जो मौत हुई है। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और पुलिस लगातार, पुलिस की जो टीमें हैं सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी हुई है और लगातार प्रयास है कि बहुत शुक्रिया जयवीर पूरी जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद से एक खबर बता रहे हैं, सूटकेस में युवती का शव मिला है, पुलिस शिनाख्त में लगी हुई है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।